friends, welcome to my channel, that is Adams Economics, Easy Economics for the beginners. So today we are going to start with presentation of data, that is the chapter number 4, and here we will discuss tabular presentation or you can say tabulation. So tabulation या tabular presentation क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. आज हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है. और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सबसे पहले वो कीजिए सो दैट कि मेरी सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है, सभी अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन से. ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है. जब भी हम कभी डाटा को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं टैबुलेशन, एंड दूसरा वर्ड जो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो ये दो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम डाटा को टेबल की फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या क्या है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट टू स्टडी, तो सबसे पहली चीज़ है पार्ट्स ऑफ अ टेबल, कि टेबल के जो पार्ट्स होते हैं वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए, वो हमें पढ़ने हैं. देन सेकेंड कम्स फीचर्स ऑफ गुड टेबल, कि एक गुड टेबल, अच्छा टेबल हम किसको कहेंगे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए. एंड देन कम्स योर काइंड ऑफ टेबल. ठीक है, तो हम काइंड्स ऑफ टेबल को भी डिस्कस करेंगे. लेकिन आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स दैट इज जस्ट द पार्ट्स ऑफ अ टेबल एंड नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल. तो ये दो टॉपिक्स आज हम यहाँ पे कवर करेंगे सो दैट कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, एग्जैजुरेट ना हो जाए. तो हम सिर्फ इन्हीं दो पार्ट्स को आज डिस्कस करेंगे एंड काइंड्स ऑफ टेबल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ टेबल की. तो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल या पार्ट्स ऑफ टेबल की बात करें तो सबसे पहला है टेबल नंबर. टेबल नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन कम्स टाइटल, टेबल के टाइटल को डिफाइन करना इज वेरी वेरी नेसेसरी. एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज हेड नोट. अब ये हेड नोट क्या होता है, टाइटल एंड टेबल नंबर तक तो ठीक था, बट व्हाट इज दिस हेड नोट, तो ये आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है. देन कम्स स्टब्स. स्टब्स क्या है, तो बिल्कुल ही नया टर्म है कोई. उसके बाद आता है कैप्शन. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके लिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में. तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज योर टेबल नंबर. तो सबसे ऊपर जो जब भी कोई टेबल बनता है स्टैटिस्टिक्स में तो उसके टॉप पे आता है टेबल नंबर, इधर 1 2 3 1.1 1.2 जो भी होगा वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा. देन कम्स टाइटल ओवर हियर, फिर यहाँ पे टाइटल आ जाएगा. फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हेड नोट्स. तो हेड नोट्स क्या बताएंगे आपको, हेड नोट्स आपके डिस्कस करते हैं कि आपके टॉपिक जो भी आपका टेबल है उसमें किस चीज़ की बात हो रही है और उसको किस क्वांटम में आप मेजर कर रहे हो. क्वांटम में मेजर करने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके पास सपोज पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो आप उसको हंड्रेड्स में ले रहे हो, आप उसको थाउजेंड्स में ले रहे हो, आप उसको मिलियंस में ले रहे हो, या आप उसको करोड़ में ले रहे हो. तो वो चीज़ जो है ना फ्रेंड्स वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेड नोट. उसको क्या कहते हैं, हम हेड नोट कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम की हेडिंग. तो यहाँ पे आती है कॉलम की हेडिंग क्योंकि एक कॉलम आपकी ये बन रही है और दूसरी कॉलम आपकी ये बन रही है. ठीक है, तो ये दो कॉलम्स है तो इनकी जो हेडिंग्स होती हैं दे आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग्स, उनको हम कॉलम हेडिंग्स कहते हैं. समटाइम्स हम इसको क्या कहते हैं, कैप्शन भी कहते हैं. अब कैप्शन कब कहते हैं वो आगे क्लियर हो जाएगा. देन कम्स स्टब्स, जो यहाँ पे एक टर्म लिखी है आपके सामने स्टब्स. तो स्टब्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो रो हेडिंग्स होती है ना, ये रो हेडिंग्स इसके नाम होते हैं. आप इनको सब एंट्रीज कह सकते हो, आप इनको स्टब एंट्रीज कह सकते हो, आप इनको सब टाइटल्स कह सकते हो. ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्टब्स. ये क्या होता है, दिस इज स्टब्स. एंड कैप्शन क्या होता है, कॉलम की हेडिंग को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैप्शन. तो आई होप ये पांचों पार्ट्स जो है आपको क्लियर हुए होंगे. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द टेबल की. तो अदर पार्ट्स में क्या क्या है फ्रेंड्स, बॉडी और फील्ड. तो ये जो होते हैं दिस इज बॉडी ऑफ द टेबल और यू कैन से आइटम्स ऑफ द टेबल भी कहा जाता है और इसको हम सेल्स ऑफ द टेबल भी कहते हैं. ये तीन चीजें हम कहते हैं. किसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये इसको. जहां पे आप डाटा लिखते हैं दैट इज कॉल्ड बॉडी और फील्ड ऑफ द टेबल, आइटम्स ऑफ द टेबल और सेल्स ऑफ द टेबल, इसको कहा जाता है. देन कम्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम.
ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अब जब हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात की तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज दिस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है ये? इसका मतलब है टेबल में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है यूनिट की, क्या यूनिट हम लोग ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, क्या हम फूड ग्रेन्स को यहाँ पे एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या हम पॉपुलेशन को एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, हम किस चीज को यहाँ पे एनकाउंटर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास जो मेजरमेंट यूनिट है वो भी आती है। अब क्या मतलब है इस बात का कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मेजरमेंट यूनिट आती है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं सो वी विल यूज केजीज, तो हम क्या यूज करते हैं, हम केजीज एज अ यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। या हम यूज करेंगे यहाँ पे, अगर ज्यादा हम फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टन्स को यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टन्स को यूज करेंगे एज अ यूनिट्स ऑफ मेजर। अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं तो हम हेक्टेयर को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या हम एकड़ को यूज कर सकते हैं, तो जो भी कुछ होगा दैट वुड बी मेंशन्ड ओवर हियर, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज द फुटनोट्स। तो फुटनोट्स क्या होते हैं, जो भी हमें अपने टेबल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस फुट नोट में हम मेंशन करते हैं। फुट नोट देना हर एक टेबल में मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने टेबल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप फुट नोट को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन कम्स सोर्स। सोर्स होता है कि आपने जो टेबल के अंदर जो डाटा यहाँ पे इन सेल्स के अंदर जो भी डाटा आपने डाला है वो डाटा आपने कहाँ से लाया, ठीक है, तो वो होता है सोर्स। क्या आपने प्राइमरी स्टडी की है, ठीक है, क्या आपने किसी का डाटा उठा के लाया है, ठीक है, कहाँ से लाया है, तो वो चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा सोर्स ऑफ द स्टडी और यू कैन से सोर्स ऑफ डाटा। सो देन कम्स फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। गुड टेबल की बात की जाए तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, वी हैव 18 ओवर देयर, हमारे पास यहाँ पे 18 फीचर्स हैं, लाइक कंपैटिबल टाइटल, कंपैरिजन, स्पेशल एम्फसिस, आइडियल साइज, स्टैब्स, कैप्शंस, यूज ऑफ जीरो, हेडिंग्स, एब्रिविएशंस, then footnotes, then units, then comes total, then comes percentage and ratios, extent of approximations, source of data, size of columns, ruling of columns and simple, economic and attractive. बट इनको हम यहाँ पे सीधा लिख के समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये हमने एक टेबल ले लिया यहाँ पे, और ये टेबल के साथ हमें बताना है कंपैटिबल टाइटल, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है कंपैटिबल टाइटल की। तो व्हाट इज कंपैटिबल टाइटल, सो दिस स्टेटस एंड जेंडर, दिस इज द टाइटल ऑफ द टेबल एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है स्टेटस एंड जेंडर की बात हो रही है। मतलब इस टेबल में हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम स्टेटस को डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा हम जेंडर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन बता रहा है मुझे, ये टाइटल, तो आपके टाइटल से क्लियर होना चाहिए कि आपका टेबल किसकी बात कर रहा है। देन कम्स कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो होना बहुत मैंडेटरी है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 11th क्लास ली है और यहाँ पे हमने 12th क्लास ली है और चीजें हम सेम देख रहे हैं, वहां पे भी हम जेंडर को ही देख रहे हैं एंड यहाँ पे भी हम जेंडर को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस, तो मतलब हम 11th एंड 12th के बीच में क्या कर रहे हैं, ये जो ये वाली लाइन है दिस विल शो यू अ लाइन ऑफ कंपैरिजन, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, दिस विल शो यू अ लाइन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है स्पेशल एम्फसिस। अब स्पेशल एम्फसिस क्या होता है कि जब भी हम स्पेशल एम्फसिस का मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल बनाया है, उस टेबल में मैंने ये कुछ यहाँ पे भी कुछ लिखा है जिनको हम कहते हैं रोज में, एंड अपने कॉलम्स की भी हेडिंग्स मैंने दी हैं और रोज की भी हेडिंग्स दी हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग्स जो है ये कैसी हैं फ्रेंड्स, ये बोल्ड की हुई हेडिंग्स है, यहाँ जैसे मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस दे रही हूँ, मैं इसको स्पेशली रिकमेंड कर रही हूँ कि क्या है ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल एम्फेसिस। देन कम्स आइडियल साइज। आइडियल साइज मीन्स कि पूरे टेबल में जो है कितनी मुझे नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी माय नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए,
and what would be my number of columns, so that would be the ideal size of a table. तो अगर मेरे पास मेरी number of rows and number of columns जो है वो सही से नहीं बनी हुई हैं तो हम उसको ideal size of table नहीं कहेंगे. देन कम्स हेडिंग्स. तो हेडिंग्स तो क्लियर है कि हमें रोज की हेडिंग्स भी देनी होती है एंड हमें कॉलम्स की हेडिंग्स भी देनी होती हैं. देन कम्स एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस क्या होता है फ्रेंड्स? एब्रीविएशंस मींस शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है, तो अब शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया है, गर्ल्स के लिए मैंने जी यूज किया, बॉयज के लिए मैंने बी यूज किया एंड देन टोटल के लिए मैंने टी यूज किया. यहाँ पे मैं रिच के लिए आर एंड मिडल के लिए एम एंड देन पोर के लिए पी भी यूज कर सकती थी बट मैंने नहीं किया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रीविएशंस. तो ये सब क्या है? ये एब्रीविएशंस होती हैं. तो ये देना टेबल में मैंडेटरी नहीं है बट इट्स अप टू यू कि क्या आप इसको देना चाहते हैं या नहीं. देंगे तो अच्छा लगेगा, इट इज जस्ट इट इज. देन कम्स यूनिट्स. जब यूनिट्स की बात आती है तो यूनिट्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये चीज कि यहाँ पे हमने यूनिट क्या लिया है. तो यूनिट मैंने लिया क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे उनके जेंडर की बात कर रही हूँ, उनके स्टेटस की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर की बात कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे नंबर, जो मेरी यूनिट थी दैट इज नंबर्स. तो यूनिट को मैंने क्या मेंशन किया? मेजरिंग यूनिट क्या है मेरी? नंबर्स. और यहाँ पे देखिए मैंने ये ऐड किया है दैट इज कॉल्ड हेड नोट. और हेड नोट क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हंड्रेड्स. नंबर तो है स्टूडेंट्स का, वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन वो नंबर किस में है? वो हंड्रेड्स में है. वो थाउजेंड्स में भी हो सकता है, वो मिलियंस में हो सकता है, वो बिलियंस में हो सकता है, वो लैक्स में हो सकता है, वो करोड़ में हो सकता है. बट यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ हंड्रेड्स की. ठीक है, सो यही चीज होती है यूनिट्स, तो इसका ध्यान रखना है. देन कम्स टोटल. तो टोटल का कॉलम एंड टोटल की रो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे हमने यहाँ पे बनाई है, दिस इज द column of total for class 11th and this is the column of total for class 12. और ये आपके पास आ रहा है नीचे total of girls and boys, या you can say कि आपके पास rich, middle and poor सबका टोटल यहाँ पे जब आ जाएगा. सो ये जो आपके पास सेल बनती है, ठीक है, कौन सी सेल की बात कर रही हूँ? जो मैंने रेड कलर से मार्क की है ये सेल. तो ये सेल आपको क्या बताती है? दिस विल प्रोवाइड यू अ ग्रैंड टोटल. तो टेबल में टोटल एंड ग्रैंड टोटल जो है वो बहुत रेलिवेंस रखते हैं. ये दोनों चीजें टेबल में होनी चाहिए. देन कम्स एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ना व्हाट इज दिस एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन? एक्सटेंट होता है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कि हम अंदाजा कहाँ तक का लगा सकते हैं, तो वो होता है एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. तो मतलब हमारी जो वैल्यूज होंगी टेबल में वो कहाँ तक जाएंगी. तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना डाटा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हंड्रेड्स लिया है, तो अप्रोक्सीमेशन का एक्सटेंट जो है वो कहां तक होगा? वो 999 तक होगा. तो 999 तक मेरी कोई भी वैल्यू आती है दैट कम्स अंडर एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. तो वो एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन के अंडर आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा. तो जैसे ये आपको बता रहा है कि कंपैटिबल टाइटल क्या है एंड दिस इज द कंपैरिजन. सो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. अब नेक्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे? बाकी के जो आपके फीचर्स हैं टेबल के वो हम स्टडी करने वाले हैं. सो नंबर 1 इज द स्टब्स एंड स्टब्स आई होप मैंने क्लियर कर दिया है कि स्टब्स क्या होते हैं. सो स्टब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो भी आपकी रोज की हेडिंग्स होती है, जैसे ये आपको यहाँ पे बता रहा है दैट व्हाट इज स्टब्स. स्टब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? रोज की जो हेडिंग्स होती हैं, जैसे ये है रिच, ये है यहाँ पे मिडल, ये है यहाँ पे पोर और ये है यहाँ पे टोटल. तो ये क्या है? ये सब हेडिंग्स हैं किसकी फ्रेंड्स? मेरे पास किसकी हेडिंग्स हैं? ये हेडिंग्स है मेरे पास मेरी रोज की. ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बात करते हैं आगे कैप्शंस की. तो जब हम कैप्शंस की बात करते हैं तो कैप्शंस में क्या होता है? कैप्शन हम किसको कहते हैं? पहले मैंने आपको कहा कॉलम्स एंड कैप्शंस जो है सेम होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कॉलम जो है यहाँ पे बताई है कहीं, लेकिन कैप्शंस जो है वो यहाँ पे बताइए गए. तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस बस इतना है फ्रेंड्स कि जो कॉलम होती है दिस इज द मेन हेडिंग जो होगी वो आपकी कॉलम होती है. ठीक है, जैसे मेन हेडिंग है यहाँ पे क्लास 11th है, यहाँ पे क्लास 12th है, और दूसरी आपके पास तीसरी मेन हेडिंग जो है वो है यहाँ पे स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये क्या है? आपके पास 3 कॉलम्स बनी हुई है. लेकिन इन 3 कॉलम्स के अंडर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? फर्दर व्हाट यू आर गेटिंग, फर्दर आपके पास यहाँ पे एक और हेडिंग है जिसको हम सब हेडिंग कहते हैं, दैट इज गर्ल्स, बॉयज, टोटल, देन गर्ल्स, बॉयज एंड टोटल. अब ये जो हेडिंग, जो सब हेडिंग बन के आई है आपकी कॉलम की सब हेडिंग जो है
उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको कैप्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कॉलम्स ऐसी हैं कि जिसमें सब हेडिंग्स नहीं बनी हुई हैं तो आप कॉलम्स एंड कैप्शंस को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कॉलम्स अलग हैं और उसके अंदर सब हेडिंग्स बनी हुई हैं तो आप कैप्शंस को यूज करेंगे, तब आपकी जो टर्मिनोलॉजी होगी इस वाली लाइन के लिए दैट बिकम्स अ कैप्शन फॉर यू। तो ये वाली लाइन के लिए जो टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी, वो कैप्शन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देन कम्स यूज ऑफ जीरो। मैंने यहाँ पे जीरो की कोई एंट्री नहीं बनाई है, तो जीरो का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिकल टेबल्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां पे जीरो का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, वहां पे जीरो का मतलब है कि आप किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हो जीरो से। जीरो डजंट मीन एम्प्टी, जीरो का मतलब खाली एंट्री नहीं है। जीरो का मतलब होता है कि आप यहाँ पे किसी की वैल्यू बता रहे हो। समझ में आ रही है बात, किसी की वैल्यू मतलब किसी वेरिएबल की। सपोज जैसे मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 11th क्लास में एक भी पोर गर्ल जो है वो नहीं अवेलेबल। तो अगर एक भी पोर गर्ल नहीं है तो मैं इस 30 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगी, व्हाट आई वुड राइट हियर, आई वुड राइट हियर नॉट अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी NA। क्या लिखूंगी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे, NA। यहाँ तो मैं NA लिख सकती हूँ या तो मैं नील लिख सकती हूँ। मीन्स अगर कोई भी डाटा या कोई भी एंट्री मेरे पास अवेलेबल नहीं है सो फॉर दैट मैं NA या NIL को यूज कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे जीरो का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि जीरो का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है कि वो किसी वेरिएबल को, आपके वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास येस एंड नो वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें जीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है नो को एंड वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है येस को। ठीक है, तो यूज ऑफ जीरो जो है आपके टेबल में नहीं होना चाहिए अगर वो किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एम्प्टी की जगह पे आप क्या यूज करते हैं, आप नॉट अवेलेबल यूज करते हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेजेस एंड रेशियोज की। तो मैंने पूरे टेबल की परसेंटेजेस एंड रेशियोज नहीं निकाले हैं, लेकिन गर्ल्स जो कि आपका फर्स्ट कॉलम है इसकी मैंने आपको परसेंटेजेस निकाल के यहाँ पे बताई हुई है। अब ये परसेंटेजेस कैसे निकाली हैं फ्रेंड्स, ये परसेंटेजेस हमारे पास आती हैं, ये जो हमारे पास 20 है, 20 इज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू दैट इज 60 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास 33.3333 वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैंने चेंज किया है यहाँ पे 3333 डेसिमल के बाद था तो अप टू 2 प्लेसेस लिया है तो वो सिर्फ 33.34 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 30 की निकाली तो वो आपके पास 60% आ गई, और जब 30 की ओर निकाली तो वो 75। अब दोनों जगह पे हम 30 की परसेंटेज निकाल रहे हैं लेकिन एक जगह पे 60 आ रही है और दूसरी जगह पे 75 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी टोटल वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। अगर आप यहाँ पे टोटल वैल्यू पे ध्यान दें तो मिडिल में आपके पास 30 आ रहा है आउट ऑफ 50, लेकिन वहीं पोर की बात करें तो 30 आ रहा है आउट ऑफ 40। ठीक है, तो ड्यू टू विच आपकी जो परसेंटेज प्रोपोर्शन है वो भी चेंज हो रहा है, तो रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 60-40 का रेशो दिखा रहा है, यहाँ पे ये 75 एंड 25 का रेशो दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज है जो मेन आपने समझनी है इसमें। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर एक टेबल में अपनी परसेंटेज एंड रेशियो को दिखाएं, बट हाँ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेबल के सारे पार्ट्स को कवर किया है, दैट इज वाई मैं यहाँ पे एक एक पार्ट को मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। देन कम्स साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉलम मीन्स कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप एक रफ फ्रेमवर्क बनाएंगे पहले टेबल का कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स को लेना है टेबल में, कौन कौन सी आपको आइटम्स को लेना है टेबल में, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो क्या बनता है, साइज ऑफ अ कॉलम जो है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान से डिटरमाइन करने की नीड होती है। देन कम्स रूलिंग कॉलम्स। अब रूलिंग कॉलम्स कौन सी है, तो यहाँ पे रूलिंग कॉलम्स कौन सी है, रूलिंग कॉलम्स आ गए हमारे पास, जो हमारे पास कॉलम्स, मेन कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, जो कॉलम हेडिंग्स है दे आर कॉल्ड रूलिंग कॉलम्स, क्योंकि इनके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। अगर ये कॉलम्स नहीं होंगी तो हमारा डाटा जो है वो एकदम स्कैटर्ड होगा, नलिफाइड होगा, उस डाटा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो रूलिंग कॉलम कौन सी आ गई फ्रेंड्स, ये जैसे स्टेटस की कॉलम है, क्लास 11th की कॉलम है एंड क्लास 12th की कॉलम है। देन कम्स यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास आ जाता है सोर्स ऑफ डाटा। तो सोर्स ऑफ डाटा जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सोर्स ऑफ डाटा क्या है। अगर आप खुद जाके डाटा स्टडी कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप फील्ड सर्वे कर रहे हैं या आप प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले जब हमने डाटा के ऊपर लेक्चर्स स्टडी किए थे उसमें हमने पढ़ा था
कि जो भी फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जो फर्स्ट हैंड स्टडी होती है उसको हम प्राइमरी स्टडी या प्राइमरी सर्वे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ लास्ट लेक्चर्स को देख लीजिएगा, वो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में होगा जहाँ पे हमने डाटा को स्टडी किया। तो ये आता है आपके पास इस तरह से फील्ड सर्वे और यू कैन से प्राइमरी स्टडी जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ डाटा। देन उसके बाद आपके पास आता है फुट नोट। तो फुट नोट जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि फुट नोट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव इन योर टेबल, बट या इफ यू वांट टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर टेबल, देन आप फुट नोट को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे किया है 2019 डाटा और ये स्टार बनाया। ये स्टार कहाँ से बनाया है मैंने फ्रेंड्स, एक्चुअली ये स्टार जो है ना यहाँ पे है हमारे पास, ये क्लास 11th के आगे देखिए एक स्टार बना हुआ है, एंड सिमिलरली क्लास 12th के भी आगे देखेंगे तो एक स्टार बना हुआ है। तो स्टार मतलब कुछ एडिशनल चीज बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे अपने फुट नोट्स में रिप्रेजेंट की हुई है। तो हमारे फुट नोट्स क्या बता रहे हैं, हमारे फुट नोट्स ये बता रहे हैं कि जो डाटा है वो 2019 का है, मतलब क्लास 11th एंड 12th की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डाटा 2019 का है, जैसे अभी रिसेंटली 2020 चल रहे हैं तो 2020 का डाटा नहीं लिया हमने, क्लास 11th एंड 12th 2000 जो 20 में पढ़ रहे हैं बच्चे उनका डाटा नहीं लिया है, बल्कि हमने किसका डाटा लिया है, ये 2019 का डाटा लिया है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंपल, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव। अब मैंने तो इसमें बहुत कचरा मचा दिया, बट अदरवाइज अगर आपके सामने साफ टेबल होगा तो आप देखिए कितना सिंपल, इल्यूसिव एंड इकोनॉमिक टेबल होगा। इकोनॉमिक क्यों, क्योंकि स्पेस कम है। सिंपल क्यों, क्योंकि सामने समझ में आ रहा है कि रिच कितने हैं, रिच में गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, परसेंटेज क्या है उनकी और टोटल क्या वैल्यू है। ठीक है, मिडिल कितने हैं, पोर कितने हैं, 11th में कितने, 12th में कितने, सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको बिल्कुल सिंपली यहाँ पे इस टेबल से क्लियर हो जाएंगी। और जब आपको कोई चीज इकोनॉमिक एंड सिंपल मिल जाती है सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टिव, तो वो खुद ही अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको सारे पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी पार्ट पे कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इफ़ यू वांट टू। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए सो दैट कि मेरी अपकमिंग सभी लेक्चर्स की वीडियो आपको मिल जाए। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन को जरूर दबाना है, जैसा मैंने आपको कह दिया, सो दैट कि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन की वीडियोस जो हैं वो मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।